हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का बुक, इसका तीसरा चैप्टर जो कि है गरीबी। तो आज हम इस चैप्टर में गरीबी रेखा को समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस बुक को रीड करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि गरीबी पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः गरीबी रेखा की अवधारणा होती है। यानी कि जब हम गरीबी पर चर्चा करते हैं तो क्या होता है कि गरीबी रेखा की अवधारणा होती है, और गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए हम एक सर्वमान्य विधि आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित है। यानी कि गरीबी का जब हम आकलन करते हैं तो यह किसी भी व्यक्ति के इनकम और उसके उपभोग पर जो है यह आधारित होता है, और साथ ही यह काल यानी कि समय और स्थान के अनुसार भी गरीबी रेखा क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। यानी समय के अनुसार या फिर स्थान यानी जगह के अनुसार यह गरीबी रेखा जो है वो भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, और प्रत्येक देश क्या करता है कि वह एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। और इसे क्या माना जाता है कि विकास और उसके जो न्यूनतम जो सामाजिक मानदंड है उसको माना जाता है। जैसे अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, ठीक है, जिसके पास कार नहीं है। लेकिन वहीं अपना देश भारत में कार रखना क्या है, विलासिता की वस्तु समझी जाती है। और भारत में कौन लोग गरीब माने जाते हैं, जो कि अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब देखिए भारत में तथा बिहार में गरीबी रेखा जो है वह कैलोरी, ठीक है, गरीबी रेखा जो है वह कैलोरी मापदंड पर आधारित होता है, ठीक है। कैलोरी का अर्थ क्या होता है कि भोजन से मिलने वाला जो पोषक तत्व होता है वह होता है कैलोरी। योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। चूँकि वैसे लोग जो गाँवों में रहते हैं उन्हें अधिक श्रम करने की आवश्यकता होती है और वह शारीरिक कार्य क्या करते हैं, अधिक करते हैं। वहीं पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी कैलोरी की आवश्यकता शहरी के क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज आदि के रूप में कैलोरी आवश्यकता को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति जो है वह मौद्रिक व्यय तथा कीमतों में वृद्धि के आधार पर जो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग होता है, यानी जिसे हम कहते हैं MPCE के द्वारा वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह 328 रुपया प्रति माह, और जो शहरी क्षेत्र है, ठीक है, यानी जो शहरी क्षेत्र है वहाँ 454 रुपया प्रति माह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए अधिक राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक रहती है और मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय एवं प्रति व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा खर्च किए जाने वाले उस राशि से है जिसे उसके आवश्यक उपभोग की वस्तुएं अर्थात खाद्यान्न वस्तु एवं आवास प्राप्त होता है। अब देखिए गरीबी रेखा का जब हम निर्धारण करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 328 रुपया प्रति माह रखा गया है, वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 454 रुपया अधिक है। अब यहाँ देखने से क्या पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपया है और शहरी क्षेत्रों में 454 है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, ठीक है। तो चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, महंगाई भी थोड़ा कम रहती है, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में महंगाई अधिक होती है। तो इस कारण से शहरी क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है 454 रुपया प्रति माह, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए निर्धारित किया गया है 328 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति। अब चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए गरीबी रेखा, अब देखिए योजना आयोग जो है, योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी और जो शहरी क्षेत्र हैं उसके लिए 2100 कैलोरी किया है। वहीं पे MPCE के आधार पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है, वहीं शहरी क्षेत्रों में 454 रुपया प्रति माह है, प्रति व्यक्ति प्रति माह है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्य परिवार गरीबी रेखा के नीचे होगा यदि उनकी आय लगभग 1640 रुपये प्रति माह से कम है। इस तरह से 5 सदस्य वाले परिवार को शहरी क्षेत्र में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 2270 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। और गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है, और यह सर्वेक्षण जो है वह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वह कराया जाता है।
तथापि जो विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है निर्धनता या गरीबी रेखा के लिए जो है गरीबी रेखा के लिए एक मापदंड का प्रयोग करता है, जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और समतुल्य न्यूनतम मूल्य उपलब्धता के आधार पर। अब चलिए हम देखते हैं कि गरीबी के अनुमान क्या हैं। तो देखिए, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हाल के वर्षों में कुछ कम हुई है। ठीक है, जैसे देखिए निर्धनता अनुपात, तो क्या है निर्धनता अनुपात में 1973 से 74, ग्रामीण क्षेत्रों में 56, शहरी क्षेत्रों में 49 और इसको जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। अब निर्धनों की संख्या कितनी है, तो 26 है, शहरी क्षेत्रों में 6 है और संयुक्त योग कितना है 32 है। फिर 1993-94 में 37 है और फिर शहरी क्षेत्रों के लिए 32 है। ठीक है, 32% है और फिर 36 है। और फिर निर्धनों की संख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो 24 करोड़ है, मतलब इसके आसपास है। फिर शहरी क्षेत्रों में 7 करोड़ के आसपास है, यानी 7.5 करोड़ इसको मान लीजिएगा। और टोटल की बात करें शहर और गांव दोनों मिला के तो 32 है। अब चलिए हम इसको देखते हैं। अब देखिए, भारत में गरीबी का अनुपात जो है 1973 में लगभग 55% थी, जो 1993 में घटकर कितना हो गया 36% हो गया, यानी कि 1993 में कम गया। फिर वर्ष 2000 में गरीबी रेखा के नीचे गरीबों का अनुपात और भी गिरकर 26 पर आ गया है। वही प्रवृत्ति तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों में गिरा है, यानी कि अब चूंकि गरीबी रेखा का प्रतिशत क्या है गिरा है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब गरीबी भारत से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। गरीब लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफ़ी समय तक स्थिर रही और नवीनतम अनुमान में भारत में गरीबों की संख्या लगभग 20 करोड़ मानी जाती है। अब चलिए यहाँ देखते हैं असुरक्षित समूह। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों के एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह गरीबी के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सबसे अधिक असुरक्षित समूह और ग्रामीण खेतिहर मजदूर परिवार और नगरीय अनियत मजदूर तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर परिवार का यहाँ दिया गया है डेटा। भारत में 2000 सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन कौन है, तो देखिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित समूह में अनुसूचित जनजाति है जो कि 51 है इनका प्रतिशत। फिर है यहाँ पे नगरीय अनियत मजदूर जो हैं वो 50 है। फिर ग्रामीण खेतिहर 47 पर आ जाते हैं और अनुसूचित जातियाँ जो है 43 पर, और जो औसत भारतीय निर्धनता अनुपात है वो 26 है। ठीक है, तो ये सब डाटा है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, गरीब लोगों के प्रतिशत को दिखाता है कि ऐसे गरीबी रेखा के नीचे लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 26% है और अनुसूचित जनजातियों में 100 में से 51 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या है असमर्थ है। यानी मूल आवश्यकता कहने का मतलब कि भोजन, कपड़ा और मकान। ठीक है, उसी तरह से जो नगर है यानी कि जो शहरी इलाका है वहाँ 50% जो मजदूर हैं वो मजदूरी रेखा के नीचे हैं। लगभग 50% भूमिहीन जो कृषक मजदूर हैं वो 43% जो अनुसूचित जातियाँ हैं ये भी क्या हैं गरीब हैं। तो इन सामाजिक समूहों के अलावा परिवारों में भी आय की असमानता है। तो क्या है कि सामाजिक समूह में चूँकि असमानता है तो इससे क्या है कि जो परिवार की जो इनकम है उसमें भी क्या है डिफरेंस है। गरीब परिवार में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। महिलाओं, वृद्ध, बच्चियों को भी सुव्यवस्थित परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है। इसलिए महिलाएं, शिशु और जो वृद्ध लोग हैं वह गरीबों में भी गरीब होते हैं। इसे एक चित्र द्वारा भी यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, मतलब आप लोग इस एक चित्र भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से एक महिलाएं और शिशु और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो गरीबों में गरीब होते हैं। यानी कि गरीब तो हैं ही, लेकिन वो क्या है कि उससे भी ज़्यादा इनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, गैर सरकारी संस्थान यानी कि भारत सरकार ने गरीबी को ख़त्म करने के लिए बहुत तरह से सरकारी और गैर सरकारी संस्थान भी जो है गैर सरकारी काम भी करती है। जैसे गरीबी के निदान के लिए कुछ गैर सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे देखिए क्या क्या किया जा रहा है, जैसे स्वरोजगार। अब देखिए स्वरोजगार में क्या किया जाता है कि सरकारी प्रयास के अतिरिक्त गैर सरकारी प्रयास भी गरीबी दूर करने के लिए गांवों एवं शहरों के स्तर पर काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। इसके लिए गरीब व्यक्ति सरकारी स्तर पर जो है वह प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक की सहायता से खुद रोजगार का
प्रारंभ करते हैं। इसके लिए व्यक्ति स्वयं रोजगार को चुनता है और अपनी इच्छा अनुसार काम कर अर्जित करता है तथा धीरे धीरे बैंक के लिए कर्ज को चुकाता जाता है। कर्ज समाप्ति के बाद व्यक्ति का वह रोजगार अपना हो जाता है और वह व्यक्ति स्वावलंबी हो जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति के रहन सहन में आय बढ़ने के कारण क्या होता है, बदलाव आ जाता है। अब फिर है सामूहिक खेती। अब कृषि में छोटे छोटे कठिनाइयों को आसानी से दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाने लगा है। ठीक है, भारतीय कृषि में मूलतः कुछ विसंगतियां हैं, जैसे खेतों का विखंडन, खेतों के मेड़ों का होना, सिंचाई के साधन का अभाव होना, फसलों की सुरक्षा का अभाव होना। इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए सामूहिक खेती, ठीक है, जो सामूहिक खेती का उद्गम हुआ है। फलस्वरूप गरीब कृषक तथा गरीब मजदूर की खेती में भी लगाई जाने वाली जो पूंजी की सुरक्षा की गारंटी भी सामूहिक खेती की ही देन है। यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से क्या करता है, कार्य करता है और एक दूसरे के दुख और हानि आपस में बांटते हैं, जिसके कारण किसी खास पर हानि का बोझ नहीं पड़ता है और गरीब से गरीब भी इसमें प्रयास से जीवन शैली में बदलाव लाते हैं। तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि खेतों में, मतलब इस फिगर को आप लोग को देखने से मिला हुआ कि खेतों में एक साथ सभी जो लोग हैं वह सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं और आपस में काम के अलावा सुख दुख भी बांटते हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा जो यह काम किया जा रहा है, स्वरोजगार, सामूहिक, ये सब गरीबी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, गरीबी में बिहार में गरीब अन्य राज्यों की तुलना। अब वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, जब इकोनॉमिक सर्वे हुआ था तो 2001-2 ने भारत के कुछ राज्यों में गरीबी के अनुपात का वर्णन किया था। इसमें सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन था, उड़ीसा था। बिहार दूसरे नंबर पर था पूरे देश में गरीबी में, बिहार का स्थान दूसरा है। वहीं पे मध्य प्रदेश तीसरा है, चौथा पे असम था, फिर त्रिपुरा था, फिर उत्तर प्रदेश था और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर था। ठीक है, तो यह 2001-2 के अनुसार यह था। अब इसके अनुसार गरीबी रेखा के नीचे लोगों का प्रतिशत बिहार में 42.6% है। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, और जबकि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में यह प्रतिशत क्या है, 3.5 है। बिहार जो है वह भारत के गरीबी के आधार पर दूसरा राज्य है, यानी कि बिहार भारत में गरीबी के आधार पर दूसरा राज्य है, जबकि उड़ीसा प्रथम है, जहाँ की गरीबी अनुपात कितना है, 47.2% है। इस प्रकार देखते हैं कि बिहार के साथ अन्य राज्यों में भी गरीब लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। जैसे 1970 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य स्तरीय गरीबी में सुदीर्घकालिक यानी कि लंबे समय में कमी हुई है। इसके कारण गरीबी कम करने में सफलता की दर बिहार के साथ साथ विभिन्न राज्यों में अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गरीबी के कारण दिया हुआ है, तो आई होप कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।